हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का नया बुक। उस बुक में से 4th चैप्टर द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ये जो चैप्टर है हम इस वीडियो में देख रहे हैं। और इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी, जिसका मतलब होता है अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स मीन्स प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन। रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध करना, विरोध करना, उसका आंदोलन। चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटीज़, जो औपनिवेशिक सत्ता है उनको चुनौती दी गई। तो ये किस तरह से चुनौतियाँ दी गई इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटीज़, इसे डिटेल में समझने के लिए। इंडिया वॉज सच एन इनॉर्मस सोर्स ऑफ वेल्थ, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ब्रिटिश। भारत जो था वो ब्रिटिशों के लिए क्या था, तो सोर्स ऑफ वेल्थ मीन्स धन का एक सोर्स था, एक स्रोत था। कौन सा स्रोत, कौन से धन का स्रोत, तो नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक और मानव संसाधनों का एक बड़ा स्रोत था ब्रिटिशों के लिए भारत। दैट निकनेम हर द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसीलिए उन्होंने भारत को क्या कहा था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का सबसे कीमती रत्न, ऐसा उसे भारत को बुलाया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर ने उसे कहा। भारत के लिए ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए कि भारत जो है वो क्या है, तो एक ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का सबसे कीमती रत्न है। And they asserted that India would forever remain part of the British Empire on which the sun never set। और उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत हमेशा क्या रहेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा, जिस तरह से on which the sun never sets, जिस तरह कभी सूरज नहीं डूबता, इस तरह से भारत जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा। ठीक है। However, almost from the beginning of British conquest of India, रेसिस्टेंस मूवमेंट्स मैनिफेस्टेड टू ट्राई एंड रिपेल दिस सेल्फ इम्पोज गेस्ट। इसका मतलब होता है कि भारत पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत से ही जो खुद को क्या बोल रहे थे कि सेल्फ इम्पोज गेस्ट मीन वो स्वयं को उन्होंने क्या किया था, अतिथि बनकर थोपा था भारतीयों पर। इन अतिथियों को बाहर निकालने के लिए क्या होने लगे थे, तो रेसिस्टेंस मूवमेंट होने लगे थे या सामने आने लगे थे। ठीक है, रेसिस्टेंस मूवमेंट में प्रतिरोध आंदोलन सामने आने लगे थे। इन्होंने खुद को ही क्या कर लिया था, तो गेस्ट बना दिया था भारत में। किसने? ब्रिटिशों ने, उनके विजय से ही। और वही से शुरुआत हो गई थी उनको रेसिस्ट करने की, उनको प्रतिरोध करने की। वी विल ब्रीफली सर्वे अ फ्यू सच मूवमेंट्स, इसमें से हम कुछ आंदोलनों को क्या करेंगे, तो ब्रीफली समझेंगे, संक्षेप में उनका अध्ययन करेंगे। बट बिफोर वी डू लेकिन ये करने से पहले लेट अस हैव अ गुड लुक एट द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। अभी हमें क्या करना है, तो फिगर 4.16 देखनी है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का जो एक मैप है वो हम देखेंगे। इसमें रेड और पिंक टेरिटरीज, ऐसी दो टेरिटरीज है जो बताती है कि दोज डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरी तरह से सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। कौन से दो कलर? रेड और पिंक। एंड वाइल द येलो वंस आर द प्रिंसली स्टेट्स वी डिस्कस अर्लियर, और जो पीले रंग के वाले जो क्षेत्र है वो प्रिंसली स्टेट्स थी, मीन्स रियासती थी। अभी जो प्रिंसली स्टेट थी ये भी इन्होंने क्या किया था, तो ब्रिटिशों को पैरामाउंट मान लिया था, उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। उन स्टेट को बोला गया है तो प्रिंसली स्टेट। अंडरस्टैंड। और ब्लैक लाइन जो है वो रेलवे लाइन्स को दिखाती है। अभी देखिए, चलिए सीधे सीधे मैप ही देख लेते हैं। ये इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन है इंडियन एम्पायर का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर के है, पिंक कलर के, ये सब जो एरिया है वो ब्रिटिशों के अंडर में है। और प्रिंसली स्टेट्स कौन से यहाँ पे देख सकते हैं? हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, राजपूताना, ठीक है, बलूचिस्तान, कश्मीर, ठीक है, ये सब क्या थे, तो प्रिंसली स्टेट्स थे। मैसूर वाज आल्सो द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, बाकी सपोज ये ऑल जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब बंगाल, अंडरस्टैंड, ये सब क्या थे, तो ब्रिटिशों के अधीन था ये पूरा एरिया। यहाँ पे म्यांमार में भी आप देख सकते हैं कि दैट वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश। अब ये मैप कब का है? 1909 का है, यहाँ पे नीचे दिया देखो। ठीक है, आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी दिया है कि एग्जामिन करो मैप को, डिफरेंस क्या दिख रहा है आज के मैप में और उसमें, इन टर्म बोथ बॉर्डर्स एंड द नेम। इंडिया का मैप आपका जो है वो अलग है, उस टाइम का अलग हुआ करता। पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, उस वक्त में वो नहीं थे। म्यांमार भी अभी सेपरेट कंट्री वो नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें हो गई है। और बहुत सारे स्टेट्स है उस टाइम के, इसमें प्रिंसली स्टेट थे। ओके, साथ ही साथ प्रोविंसेस थी, अभी वो नहीं है, अभी तो अपने यहाँ पे स्टेट्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे क्या दिया देखो,
द सन्यासी फ़कीर रिबेलियन, जो सन्यासी थे, फ़कीर थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया था। ये रेसिस्टेंस अब यहाँ पे हम आगे समझेंगे, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस मूवमेंट्स often called the Sannyasi or the Sannyasi Fakir Rebellion began in Bengal after the terrible famine in 1770s। सबसे प्रारंभिक या सबसे पहले जो संगठित ऐसा प्रतिरोध आंदोलन हुआ उसमें से एक है जिसे क्या बोला जाता है, तो सन्यासी विद्रोह या फिर सन्यासी फकीर विद्रोह उन्हें कहा जाता है। ये सबसे ऑर्गेनाइज था, संगठित ऐसा रेसिस्टेंस मूवमेंट था ये। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द 1717 में जो भयानक ऐसा अकाल आया, कहाँ पे, बंगाल, इसके बाद ये रिबेलियन शुरू हो गया था, ठीक है। ग्रुप ऑफ सन्यासीज, अभी सन्यासी कौन थे, तो हिंदू एसेटिक्स मीन्स हिंदू तपस्वी, और फकीर मीन्स मुस्लिम एसेटिक्स मीन्स मुस्लिम तपस्वी। इन ये दोनों वर्ड के लिए यूज़ किया, सन्यासी यूज़ किया गया हिंदूज के लिए और फकीर यूज़ किया गया मुस्लिमों के लिए। हु ट्रेडिशनली ट्रैवल फ्रीली फॉर pilgrimage and charity found their movements restricted by the British East India Company policy, especially by the new land and taxation policies। अभी ये जो हिंदूज और मुस्लिम थे, सन्यासी और फकीर, जो क्या करते थे, परंपरागत तरीके से वो तीर्थ स्थान जो है, तीर्थ यात्रा करने का काम वो करते थे, ठीक है। ट्रैवल फ्रीली, वो पूरी तरह से तीर्थ जो यात्रा है उनके लिए घूमते, और चैरिटी मीन्स दान के लिए वो घूमते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी, ये जो फ्री मूवमेंट है, ये जो उनका घूमना है, आवाजाही, इसको क्या कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण इसे सीमित कर दिया गया। उनका जो पॉलिसी इसकी वजह से वो सीमित हो गया, ठीक है। स्पेशली बाय द न्यू लैंड एंड टैक्सेशन पॉलिसी। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये जो नई भूमि है भारत पर उन्होंने कब्जा किया, और जो कर है, टैक्स, ये जो नीतियाँ है, इसकी वजह से इन गतिविधियों पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी सन्यासी और फकीरों पर, ठीक है। द प्रिसाइज मोटिवेशंस ऑफ द सन्यासीज एंड फकीर्स हैव बीन डिबेटेड। अभी ये सन्यासी या फिर फकीर है, इनकी जो प्रेरणा है इसके पीछे, ठीक है, किसके पीछे, आगे दिया देखो, बट ओवर द नेक्स्ट 3 decades दे अटैक्ट ब्रिटिश ट्रेजरीज एंड टैक्स कलेक्शंस। अभी जो मोटिवेशन था सन्यासी और फकीर के पीछे, इसके लेकर बहुत सारे मतभेद है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो सन्यासी और फकीर ने नेक्स्ट 3 decades तक मीन्स अगले 30 दशकों तक उन्होंने क्या किया, तो जो ब्रिटिश खजाने हैं और कर वसूलने वालों पर क्या किया, तो उन्होंने हमले किए। अभी इसके बीच में मतभेद है कि उनकी क्या प्रेरणा थी, क्यों कर रहे थे, ये अलग अलग सोच है अलग अलग इतिहासकारों की, ठीक है। मगर उन्होंने 3 दशकों तक लगातार क्या किया, तो ब्रिटिश जो खजाने हैं, कर वसूलने वाले जो है, उन पर हमले किए, ठीक है। द ब्रिटिश कॉल्ड दैम बैंडिट्स मीन्स डाकू, रॉबर जिसे हम कह सकते हैं। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, तो इन सन्यासियों को, फकीरों को डाकू कहा, और executed some of them and used their superior force to eventually defeat them। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने फांसी दे दी, उन सन्यासियों फकीरों को एग्जीक्यूट करना मीन्स फांसी दे देना, ठीक है। और उनके पास जो सैन्य शक्ति है ब्रिटिशों के पास, उन्होंने उसका उपयोग करके क्या किया, तो उन्हें पराजित कर दिया, किसे, सन्यासी और फकीरों को, ठीक है। दिस रिबेलियन लेटर इंस्पायर्ड द बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय's नोवेल आनंद मठ। अभी ये जो विद्रोह था, ये बाद में बंगाली लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो नोवेल लिखी, उपन्यास लिखा आनंद मठ 1882 को, इसके लिए वो प्रेरणा बना। ये जो क्या बोल सकते हैं, रिबेल था, ठीक है, ये उनके लिए प्रेरणा बना। इट कंटेन द सॉन्ग वंदे मातरम, और इसी उपन्यास में, इसी नोवेल में एक गीत शामिल किया गया था, उसका नाम है वंदे मातरम, ठीक है। which would inspire India's during the struggle for freedom in the early 20th century। और ये जो वंदे मातरम है, इसी ने क्या किया, तो 20th सेंचुरी के प्रारंभ में जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस दौरान भारतीयों को प्रेरित किया इस सॉन्ग ने, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद में इट बिकेम इंडियाज नेशनल सॉन्ग, और ये बाद में क्या बन गया, तो भारत का राष्ट्रगीत बना, दैट इज द वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राइबल अपराइजिंग्स, आदिवासी विद्रोह, ओके। अभी सन्यासी और फकीर तो हो गया, अभी आदिवासियों ने किस तरह से विद्रोह किया वो भी हम समझेंगे। इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज फेस यूनिक थ्रेट्स एज द ब्रिटिश एक्सपांडेड इनटू फॉरेस्ट एंड हिल्स, डिसरप्टिंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब ये जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, तो उनका कब्जा कर लिया, या फिर उन्होंने क्षेत्र को फैलाया, कहाँ पे, जंगलों पे और पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। फॉरेस्ट और हिल्स में जब उन्होंने उनका क्षेत्र फैलाया, तो जो भारत के जो आदिवासी समुदाय है, इनके बीच में क्या हो गया, तो दे फेस यूनिक थ्रेट्स,
उनको उनके सामने एक विशेष प्रकार का जो है वो खतरा उनके सामने पैदा हो गया था। डिसरप्टिंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और इन ब्रिटिशों की वजह से उनकी जो पारंपरिक जीवन तरीके हैं इसके बीच में बाधा आने लगी थी। द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड ट्राइबल्स एज प्रिमिटिव। अब ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने आदिवासियों को आदिम कहा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, और ये जो आदिवासी है उनको क्या कर दिया, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मीन्स उनको सीमित कर दिया गया, उनको रोक दिया गया फॉरेस्ट मीन जंगल में घुसने से, या फिर जो जंगलों पर अधिकार प्राप्त करने से, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो फॉरेस्ट में उगने वाली चीज़ें हैं उन पर वहाँ तक ना जाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, तो ब्रिटिशों ने उनको रोक दिया। किसे? ट्राइबल्स को, आदिवासियों को। समटाइम्स एक्वायरिंग ट्राइबल लैंड, कई बार उन्होंने क्या किया, तो जो आदिवासियों की ज़मीन है उन पर उनको भूमि को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। और ये खुद के अधिकार में लेने के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, जैसे कि टर्निंग इट इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसे निजी संपत्ति में बदल दिया। इम्पोजिंग कैश टैक्सेस, उन पर नगद कर लगाए गए, ठीक है। कैचिंग ट्राइबल्स इनटू डेब्ट ट्रैप, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया भी गया, कर्ज का जो जाल होता है उसमें फंसाया गया ट्राइबल लोगों को, आदिवासियों को। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स विद द ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड इनकरेजिंग मिशनरीज टू सिविलाइज एंड कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी। और ये आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पारंपरिक आदिवासी पंचायत थी उसकी जगह पे क्या लाया गया, उन्होंने ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था को लागू किया, और साथ ही साथ जो मिशनरीज है मीन्स जो स्प्रेड करते हैं रिलीजन को, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी के, तो उनको क्या बोल दिया भाई कि आप क्या करो, तो इन्हें सभ्य बनाओ, आदिवासियों को सभ्य बनाओ। और इसके लिए वो क्या कर रहे थे, तो ईसाई धर्म में परावर्तित करने के लिए आदिवासियों को प्रोत्साहित किया गया था। बिसाइड्स अ कॉलोनियल लॉ कैटेगराइज हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा एक जो कॉलोनियल लॉ है, औपनिवेशिक कानून के तहत सैकड़ों ऐसे आदिवासी समुदाय को उन्होंने क्या बताया, तो आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब उन्हें बोला गया, ठीक है, ऐसा घोषित कर दिया। कॉजिंग दैम टू बी अनजस्टली हराश फॉर डिकेड्स, और इसकी वजह से, जिसके कारण उन्हें इन ट्राइबल्स को, इन आदिवासियों को दशकों तक पूर्ण तरीके से परेशान किया गया, उन्हें हराश किया गया बहुत सारी डिकेड्स तक, ठीक है। सम ऑफ द अबो अब्यूज लेड सम ट्राइब्स टू राइज इन रिबेलियन अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। ऊपर जो कुछ बताया गया अत्याचार है, इनके कारणों से कुछ आदिवासी समुदायों ने क्या किया, तो कॉलोनियल जो पावर है, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। अमंग द फर्स्ट सच इवेंट्स, ऐसे प्रारंभिक विद्रोह में से एक था, कौन सा, द कोल अपराइजिंग, कौन सा, कोल विद्रोह जिसे कहा जाता है। और वो कब हुआ, 1831 से लेकर 1832 तक वो चला। कहाँ पे, छोटा नागपुर, अभी इन प्रेजेंट डे झारखंड में ये है, यहाँ पर ये हुआ था कोल अपराइजिंग, ठीक है। Started when the British introduced land policies that favored outsiders over the original tribal inhabitant। अब ये क्यों हुआ, ये तब शुरू हुआ जब क्या किया, ब्रिटिशों ने ऐसी भूमि की नीतियाँ लागू की, लैंड जिसे बोल सकते हैं हम, पॉलिसी उन्होंने लागू की, भूमि नीति लागू की, जो क्या कर रही थी, दैट फेवर्ड आउटसाइडर्स ओवर द ओरिजिनल ट्राइबल इनहेबिटेंट। ये जो नीति थी वो क्या कर रही थी, तो मूल आदिवासी जो निवासी है उनकी बजाय बाहरी लोगों के पक्ष में थी, आउटसाइडर लोगों के पक्ष में थी। इसकी वजह से वहाँ पे कोल अपराइजिंग हुआ, ठीक है। द कोल ट्राइब्स विच इंक्लूडेड द मुंडाज एंड ओरियंस अमंग अदर्स। अभी ये जो कोल जनजाति है जिनमें कौन, मुंडाज और उराव्स आदि शामिल थे, ठीक है। टेम्परली इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट टेरिटरीज बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्स। कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, तो बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बाद में उनको ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था, ठीक है। इस तरह से कोल अपराइजिंग को दबाया गया। द संताल रिबेलियन, इसके बाद हम संताल का विद्रोह देखेंगे जो हुआ 1855 से लेकर 1856 तक वो चला। वाइड स्प्रेड अपराइजिंग ऑफ संताल पीपल अक्रॉस पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके। अब ये जो संताल लोगों का विद्रोह था आज के दिन में या फिर वर्तमान में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जो हिस्से हैं वहाँ पर ये फैला हुआ था, किसका, संताल लोगों का विद्रोह, ठीक है। इसको लीड किसने किया, इट वॉज लेड बाय टू ब्रदर्स, दो भाइयों ने इसे लीड किया, इसका नेतृत्व किया। एक है सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, इन्होंने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। एंड रिबेल्ड अगेंस्ट मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड्स हु वर टेकिंग अवे देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स विद ब्रिटिश सपोर्ट। अभी ये जो उनका विद्रोह था वो किसके खिलाफ था, तो
ये था मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशों का समर्थन लेकर संथाल लोगों की जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उनकी जो पैतृक ऐसी भूमि है, उनकी पूर्वजों की जो भूमि है वो उनसे छीन रहे थे। इसके खिलाफ इसके खिलाफ संथाल का विद्रोह था। ठीक है। द संथाल्स डिक्लेयर देयर ओन गवर्नमेंट एंड वो टू फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। संथालों ने अपनी सरकार बनाई और घोषणा की कि फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, आखिरी बूंद तक लड़ने की उन्होंने कस्में खाई। उन्होंने डिसाइड किया, वो किया मीन्स कस्में खाई। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज ब्रूटल। अभी ब्रिटिशों की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत क्रूर थी। आफ्टर सम इनिशियल लॉसेस दे बर्न इंटायर विलेजेस एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स इंक्लूडिंग इवेंचुअली द रिबेल लीडर्स। ओके, शुरुआत में कुछ नुकसान उठाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो पूरे के पूरे गांव जला दिए। किसने? ब्रिटिशों ने। एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स, और हज़ारों ऐसे संथालों की हत्या कर दी। और उनमें क्या था, तो विद्रोही नेता भी शामिल थे, इनको भी उन्होंने मार दिया। ठीक है। However, the daring Santhal rebellion inspired other tribal communities to resist colonial rule. फिर भी ये जो साहसी डेरिंगबाज जो संथाल था, उनका विद्रोह था, इसने क्या किया, तो अन्य बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, आदिवासी समुदाय को क्या किया, तो प्रेरणा दी क्या करने के लिए, ब्रिटिश शासन या फिर कॉलोनियल रूल के खिलाफ, औपनिवेशिक जो शासन है उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया बाकी आदिवासी समुदाय को। अब ये कुछ इमेज दिख रहे थे को, इमेज है 4.17 sketch 1856 sketch in the Illustrated London News depicting an unequal confrontation between Santhal rebel and gun-wielded sepoys। अभी ये इलस्ट्रेशन है, एक चित्र है, लंदन न्यूज़ में 1856 को ये प्रकाशित हुआ था, रेखा चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो संथाल विद्रोही है और सामने कौन है, तो बंदूकधारी सिपाही। ठीक है, इनके बीच एक असमान संघर्ष को यहाँ पे दिखाया गया है। मीन्स वो बंदूक से लड़ रहे थे और ये जो है संथाल, उनके पास वो बंदूकें नहीं थी और इस तरह से इनका युद्ध हो रहा था। तो ब्रिटिश कितने क्रूर थे, इससे हमें उनका इमेज समझ में आता है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर में कुछ आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ खोजना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है 1856 का स्केच जो लंदन न्यूज़ में छपा था, फिगर 4.17 जो हमने देखा अभी, जो आर्टिस्ट ने बनाया था, ठीक है, संथालों के प्रति। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जर्व देयर कॉम्प्लेक्शन, उन्होंने संथालों को उनका रंग कैसे दिखाया, ड्रेस पहनावा और उनके हथियार वेपन कैसे दिखाए हैं। एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन एज रिगार्ड्स द इमेज दिस डिपिक्शन वुड क्रिएट इन पॉपुलर माइंड इन द ब्रिटेन। और ये सब दिखाने की वजह से आपको निष्कर्ष निकालना है कि वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटेन की जो आम जनता है, उनके मन में संथालों के प्रति कैसी छवि वो बनाता होगा ये इमेज। तो डेफिनेटली वहाँ की जो आम जनता है वो सोचेगी कि भाई ये कैसे, तो प्रिमिटिव है, बहुत बैकवर्ड लोग हैं, ओके, क्रूअल लोग हैं, ब्रूटल लोग हैं, इस तरह से वो दिखाने का काम कर रहे हैं और बहुत बैकवर्ड है। ठीक है, आगे दिया देखो, पीजेंट अपराइजिंग्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान लोगों का विद्रोह, अभी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अपराइजिंग मीन्स विद्रोह, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, ये सबको मालूम है। ठीक है, even without famines, peasants suffered under the unfair British revenue collections, often losing their lands to moneylenders or new landlords। अकाल फेमाइन न होने के बाद भी, अकाल न होने पर भी जो किसान थे वो ब्रिटिशों द्वारा जो अन्यायपूर्व ऐसी जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, मीन्स लगान वसूली के कारण जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो परेशान थे। ठीक है, आफ्टर ऑफन लूजिंग देयर लैंड्स टू मनी लेंडर और न्यू लैंडलॉर्ड्स, और कई बार उनको क्या करनी पड़ती थी, उनकी जो ज़मीन है वो मनी लेंडर्स और न्यू लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती थी, उनसे खोनी पड़ती थी। मीन्स वो उनसे ज़मीनें ले लेते थे नए ज़मींदार या फिर मनी लेंडर्स। द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से लेकर 1862 तक, ओके, इलिस्ट्रेट्स दिस एक्सप्लॉयटेशन। ये जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ 1859 से लेकर 1862 तक जो चला, इस शोषण का एक स्पष्ट उदाहरण आप दे सकते हैं। अभी इंडिगो क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। इंडिगो एक नीला पौधा है जिससे नीला रंग बनाया जाता है। ठीक है, अभी ये इंडिगो एक फसल थी जिसे अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय में किसानों से ज़बरदस्ती उगाया था ताकि उससे नीला रंग बनाया जा सके। ठीक है, इसके लिए ये इंडिगो वहाँ पे था। ठीक है, इसका भी एक विद्रोह हुआ, एक एग्जाम्पल है, फोर्सफुली अंग्रेज उनसे उगाते थे किसानों से।
तो इसके खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। इसे ही इंडिगो क्या बोल सकते हैं, उसे इंडिगो रिवॉल्ट कहा जाएगा। यूरोपियन planters forced peasants in the northern parts of Bengal to abandon food crops and instead grow indigo plants as the indigo dye was then in great demand in Europe। अभी यहाँ पे प्लांटर जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले यूरोपियन मीन्स यूरोप से आए हुए क्या बोल सकते हैं, बागान मालिक या फिर खेती कराने वाले अंग्रेज, इसे बोल सकते हैं। प्लांटर्स किसे बोल सकते हैं हम, जो खेती कराने वाले अंग्रेज है उन्हें प्लांटर्स कहा जाएगा। ठीक है, ये जो लोग होते थे प्लांटर्स, ये बड़ी खेतों के मालिक होते थे और किसानों से अपनी मर्जी की वो फसल उगवाते थे, उन्हें प्लांटर्स कहा जाता है। तो यूरोपियन मीन्स अंग्रेज, प्लांटर्स बड़ी खेती वो क्या करते थे, चलाते थे, उन्हें प्लांटर्स कहा जाएगा। तो ये जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे ये क्या करते थे, तो फोर्स पीजन, वो किसानों को फोर्स कर रहे थे क्या करने के लिए। जो नदन पार्ट है बंगाल का, उत्तरी भाग है किसका, बंगाल का, वहाँ पे वहाँ के किसानों को बोल रहे थे, उनको फोर्सफुली वो अबेंडन करवाते थे फूड क्रॉप्स, मीन्स कोई भी खाद्य फसलों की खेती नहीं करेगा, उसे छोड़ देना है, मजबूर किया जा रहा था उनके लिए। और उसकी जगह पे क्या करना, तो ग्रो इंडिगो प्लांट्स, उसकी जगह पे जो इंडिगो है नील की खेती उनसे करवा रहे थे। एंड एज द इंडिगो डाई वॉज देन इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय यूरोप में इंडिगो मीन्स नील का जो रंग है उसकी बहुत अधिक मांग थी इसके लिए। फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स, ओके, एवरीवन अर्न ह्यूज प्रॉफिट एक्सेप्ट द प्रेजेंट। अभी जो व्यापारी है, नील के व्यापारी, इंडिगो के व्यापारी, प्लांटर्स, ओके, इन सभी ने भारी मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। सिर्फ किसे नहीं मिला प्रॉफिट, तो किसानों को प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है, who were so poorly paid that they got trapped into debt slavery। उन्हें बहुत कम भुगतान किया गया, बहुत कम उन्हें पैसे मिले इसकी वजह से, जिससे वो क्या हो गए, तो गुलामी की जो कर्ज की जो गुलामी है उसमें वो फंस गए, डेप्ट स्लेवरी में वो फंस गए। When they refused to grow indigo, जब किसानों ने इंडिगो की खेती करने से इनकार किया, अंडरस्टैंड, दे फेस इम्प्रिजनमेंट, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर्स, यातनाएं दी गई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, देयर अपराइजिंग वॉज डायरेक्टेड मोस्टली एट द प्लांटर्स हु रिटेलिएटेड बाय हायरिंग मेंसरीज टू अटैक द पीजेंट्स। अभी इनका जो मुख्य ये जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से किसके खिलाफ था, तो ये जो प्लांटर्स इनके खिलाफ था, और जिन्होंने बदले में क्या किया, तो किसानों पर हमला करने के लिए क्या किया, तो भाड़े के जो सैनिकों को उन्होंने नियुक्त किया। मर्सनरीज मीन्स ऐसे सैनिक जो भाड़े से काम करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं उन्हें बोला जाएगा। ठीक है, मर्सनरीज किराए के सैनिक या फिर भाड़े के सैनिक उन्हें हम कह सकते हैं मर्सनरीज। ठीक है, तो आगे क्या दिया, देखो इनका यूज़ किया किसने, प्लांटर्स ने। ठीक है, देयर कॉज वॉज सपोर्टेड बाय एजुकेटेड बंगालीज एंड बंगाली प्रेस। ठीक है, किसानों का ये जो संघर्ष है इसको शिक्षित जो बंगाली है और बंगाली प्रेस का उन्हें समर्थन मिला। ठीक है, द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वर इवेंचुअली फोर्स टू रेस्ट्रिक्ट सम ऑफ द वर्स अब्यूजेस, और इसी की वजह से ब्रिटिश सरकार को कुछ सबसे गंभीर जो अत्याचार है उन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसके लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, आगे क्या दिया, देखो देयर आर सेवरल मोर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ अपराइजिंग अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। अपना जो सबकॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, उसमें विभिन्न ऐसे क्षेत्र जो है, हिस्से है, वहाँ पे ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, विच अलॉन्ग विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल दैट वी सॉ अर्लियर। ये सभी ब्रिटिश शासन के जो पहलू है जिनका हमने अध्ययन किया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड इट बिल्ट अप टू द लार्जेस्ट अपराइजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, और इस सब का मिलाकर 19th सेंचुरी में सबसे बड़ा विद्रोह बना। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो कि रहेगा द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। अब ये जो ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 है हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है। ये जो पीजन अपराइजिंग है, साथ ही साथ ट्राइबल अपराइजिंग और सन्यासी फकीर रिबेलियन आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई आपके सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी या अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।